हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ भी आप लोग अगर नया सीख रहे हैं, कुछ आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और जो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर ना करें और जितना भी आपसे हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं टू डिस्कस। अच्छा, बीच में अभी 1-2 दिन हम लोगों ने जैसे सेशन नहीं लिया तो उसमें आप लोग जो है वो परेशान होने लगते हैं, टेंशन चिंता होने लगती है कि क्या हो गया। तो देखो, जनरली हम लोग सेशंस तब नहीं लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जब न्यूज़पेपर में एज सच कोई ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी रेलिवेंट आर्टिकल होगा तो आपको सेशन मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में मिल सकता है, आफ्टरनून में मिल सकता है, इवनिंग में मिल सकता है, कभी कभी टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, बट सेशन आपको उस दिन के न्यूज़पेपर का उसी दिन मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप भरोसा रखें। और जिस दिन अगर सेशन नहीं आ रहा है तो उस दिन फिर आप ये समझ सकते हैं कि उस दिन एज सच कोई न्यूज़पेपर में खास आर्टिकल नहीं है कवर करने के लिए। ठीक है, जनरली हम लोग जो है वो अगर सेशन किसी दिन नहीं होता है तो उस चीज़ को लेकर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल वाला, जहाँ पर हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिलते हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ को शेयर भी कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें, करंट अफेयर्स ओकुल, सो दैट कि इस तरीके की कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है कि किसी दिन सेशन नहीं आ रहा है या इवनिंग में आएगा तो वो आपको वहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पर जो फ्रंट पेज पर आपको ये न्यूज़, ये जो मतलब इमेज दिख रही है, यहाँ पर आपको 3 प्रोमिनेंट लीडर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सेंटर में या मिडिल में दिखाई दे रहे हैं वो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ब्रिटेन के या यूके के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ कीर स्टारमर। इसके बाद इनके राइट तरफ जो बैठे हुए हैं दैट इज़ ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और उस तरफ जो है दैट इज़ यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यहाँ पर ये लोग लंदन में मिले हैं और ये उसी बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है उसको ख़त्म करने को लेकर यहाँ पर प्लान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा यूक्रेन भी इसमें, पूरा इसमें जो है वो ये यूरोप भी इन्वॉल्व है ना। और बाकी इसमें और भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। और अभी आपको 2 दिन पहले आपने हो सकता है कहीं न्यूज़ वगैरह में या कहीं रील्स में या कहीं वो देखा हो कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के बीच और इनके बीच जो बातचीत हुई वो थोड़ा सा मतलब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इट वाज अ बिट अनडिप्लोमेटिक टॉक्स। ठीक है, कि इस तरीके की बातचीत या इस तरीके से बातचीत जो है वो वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नहीं होती है। ठीक है, जब 2 देशों के अध्यक्ष या 2 देशों के आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो इस तरीके की बातचीत वहाँ पर नहीं होती है जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर हुई है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, उसके साथ साथ उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनका रवैया, है ना, और एक तरीके से व्लादिमीर जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को वो उकसा रहे थे और उस तरीके की बातें वहाँ पर हुई हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, किस तरीके से अमेरिका का जो रुख है या जो रवैया है टूवर्ड्स यूक्रेन, इस यूक्रेन और रशिया के वॉर में, वो एक तरीके से बदल गया है। ठीक है, पहले अमेरिका जो है वो इसको सपोर्ट करता था यूक्रेन को, काफ़ी सारे उसको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, काफ़ी सारा उसको पैसा वगैरह भी दिया, है ना। और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही स्टांस या जो रुख है वो बदल गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ दिखाई दे रहे हैं
और डोनाल्ड ट्रंप का जो थोड़ा सा ना एक मैं कहूँगा कि जो तरीका है, जो लहजा है बोलने का, वो भी थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, अजीब इसलिए है, आपने किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा होगा। भले ये होता है कि कोई नई सरकारें आती हैं तो वो पिछली सरकारों के को या उनके जो लीडर्स रहे हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर्स हों, उनकी आलोचना या क्रिटिसिज्म करते हैं, बट इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा, मतलब बेसिकली जब व्लादिमीर जेलेंस्की का ये कहना था कि हम इस लड़ाई को शुरू से खुद अकेले ही लड़ रहे हैं, वी हैव बीन फाइटिंग दिस वॉर अलोन, तो उनका ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, यू आर नॉट अलोन, वी हैव गिवन यू $350 बिलियन थ्रू आवर स्टूपिड प्रेसिडेंट। मतलब जो बाइडन की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये कहा कि जो बाइडन एक ऐसे स्टूपिड प्रेसिडेंट थे जिनकी वजह से हमारे देश का $350 बिलियन हमने आप लोगों को दिया है। ठीक है, और बेसिकली आपको मैंने कुछ दिनों पहले भी शायद ये बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि जितना पैसा अब उन्होंने यूक्रेन को दिया है, मतलब अमेरिका ने जितना पैसा यूक्रेन को दिया है, वो उस पैसे को वापस चाहते हैं। और वापस चाहने के लिए वो चाहते हैं कि अब जो यूक्रेन के मिनरल्स एरियाज़ हैं, ठीक है, उनमें जो माइनिंग राइट्स वगैरह हैं, माइनिंग के मिनरल्स एक्सप्लोरेशन वगैरह के या माइनिंग राइट्स जो हैं वो उनको मिल जाए, सो दैट कि वहाँ से वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में जो ये हैं रेयर अर्थ मेटल जो है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो इस तरीके की डील हुई नहीं, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की का ये कहना था कि हम ऐसी डील कर तो लें, हमें डील करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि फिर ये रशिया जो है वो, मतलब यूएसए जो है वो रशिया को मनाएगा और ये जो पूरी की पूरी वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी की गारंटी भी तो यहाँ पर मिलनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉट टॉक्स हुए, उसको लेकर कुछ लोगों ने इस तरीके के जो एआई जनरेटेड मीम्स या रील्स वगैरह बनाए हैं, जिसमें ये भी दिखाया गया है कि ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस है, उनके बीच में हाथापाई तक हुई है। ठीक है, बट वो एआई जनरेटेड वीडियो है, हालांकि हाथापाई नहीं हुई, बट इस तरीके की जो बातचीत हुई है, ठीक है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स होती हैं या जिस तरीके से डिप्लोमेसी चलती है वैसी वो बातें नहीं थी। ठीक है, डिप्लोमेसी को लेकर एक मतलब एक बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है, मैंने कहीं पढ़ा किसी जर्नलिस्ट के, शायद वो था कि एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट का, उन्होंने ये कहा था कि डिप्लोमेसी में आपका जो कहने का तरीका है, ठीक है, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि डिप्लोमेसी में आपका जो कहने का तरीका है कि अगर आप सामने वाले को ये भी कह रहे हैं, इफ़ यू आर सेइंग टू द अदर पर्सन दैट यू गो टू हेल, सो यू से इट इन सच अ स्वीट मैनर दैट द पर्सन्स गेट रेडीज फॉर द जर्नी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप डिप्लोमेसी में, अगर आप सामने वाले से ये कहते हैं कि आप नर्क में जाएं, ठीक है, मतलब कहने का तरीका ये है कि आप नर्क में जाओ, लेकिन आप उसको ऐसे तरीके से इतने स्वीट वर्डेड, इतने स्वीट कोटेड वर्ड्स में कहें कि सामने वाला जो है वो उस यात्रा की तैयारी करना शुरू कर दे। ठीक है, ये होती है डिप्लोमेसी। बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रांजैक्शनल उनका रवैया यहाँ पर है। ठीक है, हालांकि इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि फिर अदरवाइज वी विल गो ऑफ द ट्रैक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी बेसिकली सरकार जो है वो ये PLI जो स्कीम है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसके 2.0 की तैयारी कर रही है। ठीक है, PLI 1.0 जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था और इसमें 14 सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ पर आगे इसमें मतलब ये PLI जो 2.0 होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन्ड पेज पर एक आर्टिकल है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बट फिर भी एक पुराना एक मतलब ब्रिटिशर्स के समय का एक लॉ है ना, एक एक्ट है, दैट इज़ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट ऑफ 1876, जिसका अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपने कार्यक्रम के दौरान ऐसे ही जिक्र किया, तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन पेज पर ऐसा कोई खास आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर आया है, लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज़ GDP, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है विच वी हैड टू कवर, है ना। तो हम लोग एक ये वाला आर्टिकल देखेंगे।
इसके बाद हम लोग ये वाला जो आर्टिकल पेज है दैट इज़ आइडियाज़ पेज, इसमें एक आर्टिकल देखेंगे इन अमेरिका फर्स्ट एंड ओपनिंग। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको लेकर यहाँ पर बात कर रहा है कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, जिसकी पूरी चांसेस हैं, पूरी उम्मीद है, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है और उस टैरिफ से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, या हाउ वी कैन चेंज अवर स्ट्रेटजी, तो उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। इस अच्छा आर्टिकल इसको हम देखेंगे। और एक आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दैट इज़ गिविंग सिटीज़ देयर ड्यू। यह आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, मतलब जो हमारे शहर हैं, उनमें इस तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याएं हैं, उनसे निपटा जा सके। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बहुत आसान है, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी दो आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कवर करूँगा, एक ये वाला और एक ये जो एक्सप्लेन पेज पर है ये वाला। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। इस वाले आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दो वो आर्टिकल है, वो एक्ट की जो जिक्र है वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है और अब तो वो रिपील भी किया जा चुका है, बट कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा और देखने हैं, समझने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे अभी आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले जब एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के जज को लेकर लोकपाल ने एक ऑर्डर पारित किया है ना, और उस ऑर्डर को पारित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, है ना। उसी के बेसिस पर मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था उसमें, हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने जवाब, मतलब बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है ना। आप जाके इसी चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन पोस्ट किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मतलब इस तरीके के आर्टिकल्स में से कैसे क्वेश्चन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो 2 स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है, एक बार आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, और कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं यहाँ पर इन अमेरिका फर्स्ट एंड ओपनिंग, यहाँ पर क्या बात हो रही है। देखो, आराम से देखेंगे आर्टिकल को, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है बट ईजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी बात की है फॉर द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, है ना। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको शायद पहले बताया है ना। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जितना टैरिफ, जैसे 2 देशों के बीच में जो ट्रेड या व्यापार हो रहा है, तो जितना टैरिफ एक देश दूसरे के ऊपर लगाएगा उतना ही टैरिफ दूसरा देश भी पहले के ऊपर लगाएगा। दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल टैरिफ, है ना। और टैरिफ का मतलब तो आपको पता ही है, टैरिफ बेसिकली एक तरीके से टैक्स है कि जो भी इंपोर्टेड सामान के ऊपर लगाया जाता है। ठीक, दैट इज नोन एज टैरिफ। हम लोगों ने इसको लेकर बात की है डिटेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की, इनका मेन मकसद क्या है इसके पीछे, है ना, ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के पीछे मकसद ये है कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, जो उनका घाटा है, व्यापार घाटा, उसको कम करना चाहते हैं वो, है ना। और उनकी जो ये ब्रॉडर पॉलिसी है दैट इज़ अमेरिका फर्स्ट की, उसके साथ ये अलाइन करता है। 2024 में यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है ओवरऑल पूरी दुनिया के साथ, यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है ओवरऑल वो 918.4 बिलियन, यानी कि 900 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, 900 बिलियन से भी ज़्यादा। ठीक है, 2023 में ये लगभग 785 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, है ना। और वहीं अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, मतलब जस्ट मैं कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। 1 ट्रिलियन मतलब सॉरी, $1000 बिलियन। ठीक है, 1000 बिलियन डॉलर्स के आसपास या उसको क्रॉस कर गया है चाइना का ट्रेड सरप्लस, और अमेरिका जो है वो 918 बिलियन डॉलर के घाटे पर है। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट है अमेरिका का वो चाइना के साथ है, 295.4 बिलियन डॉलर्स। इंडिया के साथ हालांकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 45.7 बिलियन डॉलर का ही है, मतलब एज कम्पेयर टू चाइना काफ़ी कम है। और ट्रंप हैज़ हाउएवर फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड इंडियाज हायर टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स ऑन अमेरिकन गुड्स, रेफरिंग टू इंडिया एज द टैरिफ किंग। ठीक है, कई बार, अभी नहीं, अपने राष्ट्रपति बनने से पहले भी और उसके बाद से भी लगातार उन्होंने कई बार भारत की जो है वो आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है इस बात को लेकर कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाता है ना। और कई सारे ट्रेड बैरियर्स उसने लगा के रखे हुए हैं अमेरिकन गुड्स को लेकर,
और इंडिया को जो है वो टैरिफ किंग के रूप में संबोधित करता है। ठीक है, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया वुड नॉट बी एग्जम्प्ट फ्रॉम दीज प्रपोज टैरिफ्स, कि भारत को इस तरीके के जो प्रपोज टैरिफ्स या हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं उसमें भारत को किसी भी तरीके का एग्जम्पशन या छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, और भारत के ऊपर भी इस तरीके का टैरिफ लगाया जाएगा। एंड दीज आर टैरिफ्स विच आर डिजाइन टू मैच द इम्पोर्ट टैरिफ्स दैट अदर कंट्रीज इम्पोज ऑन यूएस गुड्स। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि यूएस गुड्स को जहाँ पर जैसे इंडिया यूएस गुड्स को इम्पोर्ट करता है तो जितना टैरिफ इंडिया लगाता है उतना ही टैरिफ हम भी अब जो इंडिया से सामान अमेरिका में आएगा उसके ऊपर लगाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब हालांकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों के ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। वन इज़ मैक्सिको, वन इज़ कनाडा और वन इज़ चाइना। ठीक है, चाइना के ऊपर 20% टैरिफ बताया गया है, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 10% है फिलहाल। ठीक है, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, कनाडा और मैक्सिको जो दो तरफ से उनके पड़ोसी हैं, तो इंडिया को तो छोड़ने का कोई चांस फिलहाल लगता नहीं है। और इंडिया के लिए ये कहा गया है कि अप्रैल के महीने से ये टैरिफ जो हैं वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं ये क्या सभी सामान के ऊपर लगेंगे, है ना, या सेक्टर बाय सेक्टर लगेंगे या कमोडिटी बाय कमोडिटी लगेंगे, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, कि प्रिपेयर तो हमेशा वर्स्ट के लिए रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि बेस्ट हो। अब WTO के डेटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, विश्व व्यापार संगठन के डेटा के अनुसार, इंडिया इम्पोजेज सिग्निफिकेंटली हायर टैरिफ्स देन द यूएस। इंडिया जो है वो अमेरिका की तुलना में, अमेरिका के कंपैरिजन में ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अगर हम सिंपल एवरेज रेट की बात करें ऑल गुड्स पे तो वो लगभग 17% के आसपास है। ठीक है, मतलब जितना भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर जो इंडिया टैरिफ लगा रहा है वो 17% के आसपास है। और वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो एवरेज टैरिफ रेट है, एवरेज रेट, वो सिर्फ 3.3% है। तो एज़ कम्पेयर टू अमेरिका हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे होगा क्या कि अमेरिका का सामान जो यहाँ आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, है ना। और जो ट्रेड वेटेड टैरिफ्स हैं, ट्रेड वेटेड टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि जितना टैरिफ आप उसमें लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगा रहे हैं उसमें जितना आपका टैरिफ है और डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, वो होता है वेटेड टैरिफ। तो ये जो ट्रेड वेटेड टैरिफ्स है ये इस गैप को हाईलाइट करता है। इंडिया का ये 12% है और अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 2.2% है। ठीक है, ट्रेड वेटेड टैरिफ मतलब जितना टोटल टैरिफ लग रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अब यहाँ पर जो मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिंपल एवरेज टैरिफ की बात भी करें तो वो 39% है और ट्रेड वेटेड एवरेज की बात करें तो वो 65% तक है। ठीक है, और इन कंपैरिजन जो यूएस है वो एग्रीकल्चर टैरिफ्स बहुत कम लगाता है। सिंपल एवरेज वहाँ का सिर्फ 5% है और ट्रेड वेटेड टैरिफ जो है वो सिर्फ 4% के आसपास है। ठीक है, अब ये जो टैरिफ में डिस्पैरिटी है एग्री प्रोडक्ट्स में, तो द प्रपोज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स कुड हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अगर लगाए जाते हैं तो इससे होगा क्या कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में, उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, है ना। और इंडिया का वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो है ना। यूएस जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्ट मार्केट है और 2023-24 में इंडिया को इस मार्केट से, मतलब इस एक्सपोर्ट से $3.46 बिलियन का ट्रेड सरप्लस मिला है। ठीक है, और जो की इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स के, तो वो हैं श्रिम्प, बासमती राइस, प्रोसेस्ड फूड और हनी। ठीक है, जो यूएस एक्सपोर्ट्स है इंडिया में उसमें क्या क्या है, आलमंड्स। ठीक है, आपने देखे भी होंगे कैलिफोर्नियन आलमंड्स जो हैं वो बहुत फेमस है। ठीक है, हालांकि वो किसी काम के नहीं है बट फेमस है। देन यू हैव कॉटन, इथेनॉल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे के सारे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये जो ट्रंप टैरिफ के थ्रेट्स दे रहे हैं
टैरिफ्स की जो धमकियां दे रहे हैं अगर ये मटेरियलाइज हो जाती हैं, मतलब वाकई में इनको लागू कर लिया जाता है, तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, खासकर जो ड्यूटी फ्री आइटम्स है जैसे कि श्रिम्प वगैरह, ये अमेरिका में क्या हो जाएंगी, अनकम्पिटिटिव हो जाएंगी, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और यूएस से जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। दिस कुड श्रिंक और इवन इरेज इंडियाज एग्री ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। तो इससे हो क्या सकता है कि भारत का जो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ एग्रीकल्चरल ट्रेड में सरप्लस है वो या तो कम हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया $3.46 बिलियन का था 2023-24 में, या तो ये कम हो सकता है या फिर ये पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कूल हेडेड नेगोशिएशंस जो हैं वो ज़रूरी है इंडिया के लिए, ताकि वो अपने लिए जो गेन्स हैं, जो अपने फ़ायदे हैं, उनको मैक्सिमाइज कर सके बाय आस्किंग फॉर मार्केट एक्सेस ऑफ अ नंबर ऑफ एग्री कमोडिटीज़ वेयर इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड लोवरिंग ड्यूटीज़ ऑन अदर्स वेयर यूएस मे लाइक टू एक्सपोर्ट टू इंडिया। ठीक है, तो भारत के लिए ज़रूरी है कि ठंडे दिमाग से नेगोशिएशंस किए जाएं, ताकि हमारा जो फ़ायदा है वो ज़्यादा हो, कैसे हो सके, ताकि एग्री कमोडिटीज़ के लिए हमारी मार्केट एक्सेस जो है वो हमें मिल सके। क्योंकि अगर वही बात है, अगर उसने टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिए तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सामान फिर बहुत महंगा हो जाएगा, है ना, अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना। और ऐसी चीज़ों में जहाँ पर इंडिया की कंपैरेटिव एडवांटेज है और ऐसी चीज़ें जो अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है उनके ऊपर हम टैरिफ कम करें, ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ में फिर हमें भी फ़ायदा मिलेगा, है ना। यूएस इंटरेस्ट आर एक्सपोर्टिंग विस्की विच अट्रैक्ट्स 150% ड्यूटी इन इंडिया। ठीक है, यूएस का जो इंटरेस्ट है वो विस्की एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया में 150% की ड्यूटी लगती है। वॉलनट्स और चिकन लेग्स इनके ऊपर 100% ड्यूटी लगती है। स्किम्ड मिल्क पाउडर इसमें 60% की ड्यूटी लगती है। वीट, सोयाबीन और मेज़ जिसके ऊपर 40-45% और 50% का जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इंडिया में, बिसाइड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया को भेजी जाएँ, ताकि ऑब्वियस सी बात है उसका फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि फिर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है इस बेसिस पर। अब इंडिया ने हालांकि बीटी कॉटन और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जीएम कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक, जिसको एज अ फीड, एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है, उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन इंडिया जीएम सोए और मेज़ को जो है वो बैन करता है। ठीक है, हालांकि हाई प्रोटीन एनिमल फीड और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उनकी डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया उनको बैन रखता है। अब ये जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, इसकी वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो जीएम क्रॉप के प्रोडक्शन में और वो भी हाई यील्ड में उसमें लीडर है। अगर इंडिया इनको अलाउ करता तो वो वहाँ से उसको भेज सकता था, लेकिन वो इस वजह से भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है ना। अब द चैलेंज फॉर इंडिया इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग इट्स फार्मर्स एंड कीपिंग इट्स मोस्ट लुक्रेटिव एक्सपोर्ट मार्केट ओपन। तो भारत के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा संतुलन बनाए रखना, हमारे जो किसान हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो हमारी सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव या सबसे ज़्यादा जो ऐसी मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका की, उसको ओपन रखना। ठीक है, इंडिया और यूएस जो है वो ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एक ब्रॉडर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिसमें टारगेट रखा गया है मिशन 500। 500 का मतलब यह है कि दोनों देश जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो 2030 तक $500 बिलियन का हो जाए, है ना। एंड देयर इज़ मच स्कोप फॉर इंक्रीजिंग इंडियाज़ एग्री एक्सपोर्ट टू द यूएस प्रोवाइडेड इंडिया गेट्स मार्केट एक्सेस। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि इंडिया अपने एग्री एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका में बढ़ा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि उसको मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। फूड प्रिपरेशंस, बटर, बोवाइन मीट कट्स, इन सब में जो है वो यूएस में 20% से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और इसको नेगोशिएट किया जा सकता है टू लोअर लेवल्स प्रोवाइडेड इंडिया इज़ ऑल्सो रेडी टू लोअर इट्स इंपोर्ट ड्यूटीज़। ठीक है, इनको भी नेगोशिएट किया जा सकता है कि इंडिया, मतलब अमेरिका जो है वो इनके ऊपर और कम ड्यूटी लगाए, लेकिन शर्त वही है कि पहले इंडिया को भी अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑथर का एनालिसिस ये कहता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो ओपन रहें। कई सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि बनाना से लेकर ओकरा तक हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल। बनानास तो समझते हैं केला, ओकरा का मतलब होता है जिसको लेडीज़ फिंगर या भिंडी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो एक्सपोर्ट वैल्यू चेन है उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ बीन ओपन टू सेलेक्टिव कंसेशंस। ठीक है, इंडिया जो है वो कुछ कुछ कंसेशंस देता है, सेलेक्टिवली कंसेशन देता है। जैसे फॉर इंस्टेंस इन वाशिंगटन एप्पल्स
वॉशिंगटन एप्पल्स में 50% से कम करके 15% कर दिया गया। अभी हार्ले डेविडसन का भी हालांकि एक हालिया रिसेंट इंस्टेंस है ना, जिसमें आई थिंक 100 या 150 पर, या आई थिंक 100% के आसपास उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगता था, उसको घटा के शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15% कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के सेलेक्टिव कंसेशन जो है वो इंडिया देता है। और फेस्ड टैरिफ रिडक्शन इन फूड प्रिपरेशंस करेंटली एट 150%, वॉलनट्स 100%, कट चिकन लेग्स 100%, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़ एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर 30 to 60% शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इनमें फेस्ड रिडक्शन, मतलब इन चीज़ों में जो टैरिफ में रिडक्शन है वो फेस्ड मैनर में होना चाहिए, पर्टिकुलरली एज यूएस इज कीन ऑन पुशिंग दीज टू इंडियन मार्केट्स, है ना, क्योंकि यूएस जो है वो, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टैरिफ अगर लग रहा है इंडिया में, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो चाहता है कि ज़्यादा सामान इनको बेचा जाए ताकि हम बदले में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकें। ठीक है, तो इसका फेस्ड जो है वो रिडक्शन इन टैरिफ्स होना चाहिए। वाइल टैरिफ्स ऑन कमोडिटीज़ जैसे कि वॉलनट्स, क्रेनबेरीज या ब्लूबेरीज, इस तरीके की कमोडिटीज़ के ऊपर जो टैरिफ है कैन बी रिड्यूस्ड इमीडिएटली, इनके ऊपर टैरिफ को इमीडिएटली कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पर हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कम्पिटिटिव हैं, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, है ना, कट चिकन लेग्स में, या इनमें ग्रेजुअल टैरिफ का रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जैसे पोल्ट्री मार्केट है, ठीक है, या पोल्ट्री सेक्टर है, अगर यहाँ पर आप अचानक से, जैसे जो ये कट चिकन लेग्स हैं, इनके ऊपर अगर आप टैरिफ को एकदम से कम कर देंगे तो होगा क्या, हमारी जो पोल्ट्री सेक्टर है वो बढ़ जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा अचानक से, है ना, क्योंकि इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए इनमें जो है वो ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शंस होने चाहिए। अब टैरिफ कंसेशंस जो है दे आर लाइक अ बैंडेड इन द शॉर्ट टर्म, वो शॉर्ट टर्म में एक बैंडेड की तरह है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर में रखना होगा, मतलब हमें चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक या स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी होंगी। सबसे पहले R&D इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, करेंटली जो सेंटर और स्टेट का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है वो एग्री GDP का 0.5% से भी कम है, जो कि ग्लोबल कंपैरिजन में बहुत नीचे है। इंडिया को कम से कम अपनी एग्री GDP का 1% जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए R&D में, और ये इंश्योर करना चाहिए कि दैट एक्सपोर्ट रिमेन्स कम्पिटिटिव रादर दैन डिपेंडेंट ऑन ट्रेड प्रोटेक्शन। ठीक है, जो हमारे एक्सपोर्ट है उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम्पिटिटिव रहें, वो इस चीज़ के ऊपर, इस तरीके के ट्रेड प्रोटेक्शन के ऊपर निर्भर या डिपेंडेंट ना रहें। दूसरी चीज़, इंडिया को अपनी जो एग्री वैल्यू चेन्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बेटर क्वालिटी, सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, ये चीज़ें इंश्योर करने की ज़रूरत है। जो की प्रोडक्शन क्लस्टर्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए ताकि वो एक एग्री एक्सपोर्ट का हब बन सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ APEDA। APEDA होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी मदद से एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि बनाना, मैंगो या फिर मैंगो पल्प, पोमीग्रेनेट्स, ऐसे मार्केट्स में लाइक रशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हम अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है दैट कैन ग्रो इन एन इंक्रीजिंगली रेसिप्रोकल ग्लोबल मार्केट्स इफ़ वी नेगोशिएट स्मार्टली एंड प्रायोरिटाइज आवर इन्वेस्टमेंट्स दैट मेक एग्रीकल्चर मोर competitive rather than leaning towards heavy subsidies as in the case of fertilizers and free power। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल ट्रेड या एग्रीकल्चर में व्यापार है वो रेसिप्रोकल ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हम थोड़ा सा स्मार्टली नेगोशिएट करें और हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इस तरीके से प्रायोरिटाइज करें ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो। ठीक है, हम ज़्यादा सब्सिडीज़ के ऊपर, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दे देते हैं या मुफ्त बिजली पानी दे देते हैं किसानों को, तो वो चीज़ें ना हो। ठीक है, अब ट्रंप के जो टैरिफ थ्रेट्स हैं शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर इंडियाज़ एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर्स। इंडिया के जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए जो ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ को लेकर धमकी दी है ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए, और इसको अगर वाइजली हैंडल किया जाता है तो इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांजिशन फ्रॉम टैरिफ हैवी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म टू अ मोर रेजिलियंट प्रोडक्टिविटी ड्रिवन एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाता है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो अभी टैरिफ हैवी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर आधारित है वहाँ से ट्रांजिशन होके ये ज़्यादा रेजिलियंट और प्रोडक्टिविटी ड्रिवन एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी इसमें आ सकती है। ठीक है, और इससे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो हमारे किसानों को भी होगा और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी होगा। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं
है ना, और बाकी जो हमें जैसे अपनी वैल्यू चेन्स वगैरह को बेटर करना है, अपग्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये हमें फ़ायदा भी यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये अच्छा आर्टिकल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मतलब व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट, ठीक है, और व्हाट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल ट्रेड्स, रेसिप्रोकल टैरिफ, कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है तो उसके ऊपर उसके मतलब क्या असर पड़ रहा है खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया। क्लियर है बात? चलिए, तो इसको आप लोग इकोनॉमी में लेंगे, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बात है और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों का मिलान है, दोनों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में लेंगे इस आर्टिकल को। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं द रिपील्ड लॉ ऑन ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज विच इज़ फ्लैग्ड बाय द पीएम। तो यहाँ पर देखो क्या बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सैटरडे को एक कार्यक्रम के दौरान एक कॉलोनियल लॉ की बात करी कि दैट allowed the arrest of people dancing in public places had continues to exist even 75 years after independence। कि कैसे एक कॉलोनियल एरा का लॉ जो ये अलाउ करता है कि जो लोग पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर डांस कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये लॉ कैसे 75 साल, आज़ादी के 75 साल बाद तक भी लागू रहता है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो पुराने आर्काइक और एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट लॉज हैं उनको रिपील करने में जो सरकार का प्रयत्न है, जो सरकार के एफर्ट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे थे। अब यहाँ पर किस लॉ को लेकर पीएम ने रेफर किया है, वो लॉ है द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट ऑफ 1876, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देती थी कि वो किसी भी पब्लिक ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस को प्रोहिबिट कर सकते थे विच वर स्कैंडलस, डिफेमेटरी, सेडिशियस और ऑब्सीन। ठीक है, तो ये पावर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब ये लॉ जो है वो कई सारे ऐसे लॉज उस एरा में बने थे कि जो इंडियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी कि भारत में जो एक राष्ट्रवाद या एक राष्ट्रीयता की जो भावना पैदा हो रही थी उसको दबाने के लिए, या उसके ऊपर आप कह सकते हैं उसको दबोचने के लिए, इस तरीके के कई सारे जो एक्ट्स हैं वो बनाए गए। जब प्रिंस ऑफ वेल्स दैट इज़ एल्बर्ट एडवर्ड इंडिया में आते हैं अक्टूबर 1875 से लेकर मई 1876 के बीच में, तो इस तरीके के कई सारे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, 1870s में इस तरीके के और भी कुछ सिग्निफिकेंट लॉज बनाए गए, जैसे आपको पता होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना 1978 का, उसके बाद सेडिशन लॉ 1870 का। तो इस तरीके के कई सारे लॉज उस समय बनाए गए थे। ठीक है, ये बेसिकली वही थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को दबाने के लिए। अब इस लॉ के प्रोविजंस क्या थे? इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्ले मतलब कोई नाटक वगैरह, पेंटोमीम का मतलब होता है कोई जैसे मूक नाटक होता है ना एक, कि जिसमें सिर्फ इशारों से और पीछे से कोई म्यूज़िक वगैरह चल रहा हो, वो प्ले किया जाता है, उसको पेंटोमीम कहते हैं। या कोई भी और ड्रामा जिसको परफॉर्म किया जा रहा है या जो अबाउट टू बी परफॉर्म्ड है इन अ पब्लिक प्लेस, इसको बैन किया जा सकता है अगर सरकार का ये ओपिनियन है, सरकार का ये विचार है कि ये जो नाटक है या ये जो प्ले है वो स्कैंडलस और डिफेमेटरी नेचर का है और इससे सरकार के प्रति एक फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, और या फिर ये लोगों में डिप्रेव या करप्ट लोगों को बना सकता है, मतलब मॉरली जो है लोगों को करप्ट बना सकता है। तो इस तरीके की अगर सरकार को लगता है तो इस जो लॉ है उसको, सॉरी जो प्ले है उसको, या जो परफॉर्मेंस है ड्रामा परफॉर्मेंस, उसको बैन किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च एंड सीजर कर सकता है किसी भी हाउस, रूम या ऐसी जगह का जिसका इस्तेमाल किया गया है या किया जाने वाला है फॉर एनी परफॉर्मेंस प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के लिए किसी भी जगह का इस्तेमाल जो किया जाता है, मजिस्ट्रेट उस जगह का सर्च एंड सीजर मतलब उस जगह की तलाशी ले सकता है, उस जगह को सीज भी कर सकता है। और इसमें पनिशमेंट ये दिया गया है कि 3 महीने की सज़ा साथ में जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इस लॉ का जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या स्टेटस रहता है। हालांकि पार्लियामेंट ने इस लॉ को फॉर्मली रिपील किया है जनवरी 2018 से एज पार्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक्सरसाइज
टू वीड आउट ऑब्सोलीट लॉज। ठीक है, ये सरकार जो है वो कई तरीके के मतलब कई सारे ऐसे जो ऑब्सोलीट लॉज हैं उनको रिपील कर रही है, तो उसी के तहत 2018 में इसको भी रिपील किया गया। हालांकि ये जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट है ये 1956 से ही एक वैलिड लॉ नहीं है। ठीक है, एक कोर्ट का केस है यहाँ पर। मई 10 1956 1956 को एक रूलिंग आई थी जिसका टाइटल था स्टेट वर्सेस बाबूलाल एंड अदर्स। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ये जो रूल है ये जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान के से ये जो एक्ट है ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके के एक्ट्स कई सारे राज्यों में भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक एमपी, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, और बाद में इनको रिपील कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु का जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट था 1954 का, उसको 2013 में रिपील कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला लिया इसकी अगर हम बात करें तो जून 1953 में लखनऊ ब्रांच थी जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की, जो कि स्टेज आर्टिस्ट की ओल्डेस्ट बॉडी है इंडिया में, उसने एक स्टेज मतलब एक प्ले स्टेज करने का प्लान किया था कि एक प्ले, एक नाटक किया जाएगा मुंशी प्रेमचंद की जो एक शॉर्ट स्टोरी थी दैट इज़ ईदगाह 1938 की, उसके आधार पर। ठीक है, हालांकि ये थिएटर ग्रुप ने जो है वो परमिशंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों की वजह से, मतलब ऐसे रीजंस जो बताए नहीं गए, मजिस्ट्रेट जो था लखनऊ में उसने परमिशन को कैंसिल कर दिया और ये प्ले को प्रोहिबिट कर दिया। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है वो हालांकि एक्यूज्ड को मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस में, मतलब जब ये परफॉर्मेंस चल रही थी उस दौरान दिया गया, उन्होंने उसको इग्नोर किया और अपना परफॉर्मेंस वो करते रहे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस स्पेसिफिक केस पे देखने की बजाय उसने इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ही एग्जामिन किया, और उसका ये कहना था कि इट रेफर्ड टू जजमेंट्स वेयर कॉलोनियल स्टैट्यूट्स दैट वर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स guaranteed by India's constitution from laws on preventive detention to those on censorship has been struck down or modified। ठीक है, उसने कई सारे ऐसे जो कॉलोनियल समय के जो स्टैट्यूट्स या लॉज थे जो कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको लेकर जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हो गए या फिर सेंसरशिप के लेकर लॉज हो गए, तो उनका जिक्र किया कि वो लॉज स्ट्रक डाउन कर दिए गए हैं या उनको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी हुई है ये आप मुझे एक बार बताइएगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ही दिया गया है, बट फिर भी आप मुझे बताइएगा कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशन्ड कि जो भी लॉज संविधान के बनने से पहले, मतलब संविधान हमारा अडॉप्ट हुआ है कब, है ना, 26 जनवरी 1949 को पार्शली, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से, 26 नवंबर 1949 सॉरी, है ना। तो उसमें एक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स में ही एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि इस संविधान के बनने से पहले जो भी लॉज हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, है ना, और बाकी लॉज जो कंसिस्टेंट है वो चलते रहेंगे। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है वो आप मुझे बताइएगा, वही चीज़ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जो कोर्ट है उसका ये कहना है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में ये जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है इट इज़ अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अल्ट्रा वायर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये वॉयलेशन है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1) में दिया गया है, उसके ऊपर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगाता है जो कि आर्टिकल 19(2) में कवर नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि आर्टिकल 19(1) जो है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, उसमें आपको क्या दिए हुए हैं, ये राइट टू फ्रीडम दिए गए, है ना, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी जगह में आप रिसाइड कर सकते हैं, अपने पसंद का व्यवसाय कर सकते हैं, है ना। लेकिन आर्टिकल 19(2) में जो है उन सबको लेकर रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए कि आप ये चीज़ ऐसे नहीं कर सकते, मतलब अगर जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि जो ये एक्ट है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगाता है जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कवर नहीं हो सकती है। ठीक है, और इस रूलिंग में ये भी नोट किया गया कि द पेटिशनर्स कंटेंशन दैट द केस माइट हैव बीन विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन्स
हु हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देन द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इन पावर। तो कोर्ट ने यहाँ पर यह भी नोट किया कि जो पेटिशनर्स की कंटेंशन है, पेटिशनर्स मतलब जिन्होंने ये केस फाइल किया था, याचिकाकर्ताओं की जो मंशा है वो ये है कि द केस माइट हैव बीन विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन्स, मतलब ऐसे पर्सन्स का वो हो सकता है कि पीड़ित हो जिसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो पार्टी इन पावर की विचारधारा से अलग हो, है ना, उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है, तो इसलिए हो सकता है कि उसने केस फाइल कर दिया हो। इस तरीके की बातें ये कर रहा है, ठीक है। अब वाई डिड राज परसिस्ट, इंडिया परसिस्ट विद लॉज इनेक्टेड बाय द राज। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो भी ब्रिटिश राज के दौरान एक्ट बनाए गए या लॉज बनाए गए, इंडिया ने उनके साथ परसिस्ट क्यों किया है, ठीक है। देखो एक आर्टिकल बेसिकली 372 भी है, वो ये कहता है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन। इसमें यह कहा गया है कि लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि भारत में मतलब इंडिया की टेरिटरी में जो भी लॉ इन फोर्स है, मतलब जो भी कानून लागू हैं संविधान के बनने से पहले, वो लागू रहेंगे जब तक उनको ऑल्टर नहीं किया जाता, मतलब उनमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं किया जाता है, जब तक उनको रिपील नहीं किया जाता है या फिर उनमें अमेंडमेंट या संशोधन नहीं किया जाता है किसी कंपिटेंट लेजिस्लेचर या कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक वो लॉज जो हैं वो लागू रहेंगे। यह आर्टिकल 372 कहता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। और एक जो मैंने आपसे आर्टिकल पूछा वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन अब देखो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा है कि जो कॉलोनियल लॉज हैं they do not enjoy the presumption of constitutionality, which means that when a colonial law is challenged, the government must defend the law for it to be valid। ठीक है, मैं दूसरा पार्ट भी पढ़ता हूं तब आपको ये समझ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी लॉज के लिए जो लॉज इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट में बने हैं, they are deemed constitutional unless declared otherwise, which means that when challenged in court the onus is on the petitioner to prove that the legislation violates the constitution। अब देखो इस बात को समझो, जो लॉज संविधान के बनने से पहले के हैं, ठीक है, अगर कभी उन लॉज को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मतलब आप ये एज्यूम नहीं कर सकते, आप प्रिजम्पशन नहीं रख सकते इस बात का, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि ये लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ जो संविधान के बनने से पहले का है, अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है, समझ गए। लेकिन जो लॉज इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट में बने हैं, मतलब जब हमारे देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की संसद बनी, संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो भी एक्ट बने हैं उनमें यह प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होता है, उसमें यह माना जाता है कि ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। तो अगर इस तरीके के लॉज को जो संविधान के बनने के बाद या पार्लियामेंट के बनने के बाद बने हैं एक्ट, जो भी लॉज, उनको अगर चैलेंज किया जाता है तो उनमें संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का कोई वायलेशन है या उल्लंघन है, यह साबित करने की जिम्मेदारी पिटिशनर्स के ऊपर होती है, ठीक है, बात समझ गए। मतलब एक चीज़ यह है कि जो पुराने लॉज हैं संविधान से बनने के पहले के, उनमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है, मतलब उनमें आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। उनको प्रूफ करने की जिम्मेदारी, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जो लॉज बाद में बने हैं उनमें ये प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होता है, यानी कि उनमें ये माना जाता है कि ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि इसमें, इस एक्ट में या इस लॉ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है, तो वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी, द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पिटिशनर के ऊपर होती है। समझ गए बात, क्लियर है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखें। अब कई सारी जो सरकारें आई हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने कई सारे कॉलोनियल लॉज को डिफेंड भी किया है। जैसे कांग्रेस लेड सरकार ने डिफेंड किया है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन या अनलॉफुल एसोसिएशन का जो
लॉज थे उनको मोदी सरकार ने रिटेन किया है। जो सेडिशन लॉ है दैट इज आईपीसी 1860 का जो सेक्शन 124A था, ठीक है, ये एक ऐसा कॉलोनियल स्टैट्यूट था जो बात करता था एक्ट एंडेंजरिंग, मतलब हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को 2023 का जो बीएनएस है दैट इज भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी इंक्लूड किया गया है। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, उनको लेकर सभी ट्रायल्स के ऊपर रोक लगाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर सरकारों ने जो ये वाला एक्ट है, एक मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये भी एक कॉलोनियल लॉ है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, इसको भी डिफेंड किया है। जैसे कि सेक्शन 2 ऑफ 375 आईपीसी जो रेप की बात करता है, उसमें यह कहा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। यानी कि अगर कोई भी आदमी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या शारीरिक संबंध बनाता है लेकिन वाइफ की एज 15 साल से कम नहीं है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ, तो दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप। उसको रेप नहीं माना जाएगा, बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, हालांकि इस जो ये है इस प्रोविजन को एक्सेप्शन 2 इन सेक्शन 63 ऑफ द बीएनएस में रखा गया है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बदलाव ये किया गया है कि जो वाइफ की एज यहाँ पर 15 साल थी वो बढ़ा के 18 साल कर दी गई है। ठीक, अब सरकार जो है वो लॉ को रिपील कैसे करती है, तो इस सरकार का यानी कि मोदी गवर्नमेंट का ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है ऑब्सोलीट लॉज को रिपील करने का, और 2014 से ही इन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा इस तरीके के लॉज को रिपील कर दिया है। ऑब्सोलीट लॉज का मतलब होता है ऐसे लॉज जो अब विच आर नो लॉन्गर इन यूज़, कि जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है 1876 का, हालांकि इसको हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो 1956 में ही करार दे दिया था, आज से लगभग 7 दशक पहले, और ये इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था, लेकिन इसको फॉर्मली जो है वो डिलीट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट सेकेंड एक्ट ऑफ 2017, और 1 जनवरी 2018 से ये फॉर्मली रिपील भी हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, चांसेस कम है कि पूछे जाएंगे, बट यहाँ पर जो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें कि पॉलिटी जो है वो अब धीमे धीमे, क्योंकि आप लोग अभी तक ये देखते आए हैं कि आप जैसे कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक्स, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट धीमे धीमे अब ये चीज़ें ट्रेंड बदलेगा, है ना, क्योंकि जब बुक का सारा कंटेंट यूपीएससी पूछ ही लेगा, लगभग हर साल 8 से 10 सवाल वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछ ही रहा है, तो जब सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी तो इट हैज़ टू गो समवेयर एल्स टू फ्रेम द क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर वो ऐसी चीज़ों पर आएगा, इस तरीके के आर्टिकल्स के ऊपर, है ना, और इस तरीके की जो भी चीज़ें होंगी उनके ऊपर, जो भी प्रोविजंस हैं इस तरीके के उनके ऊपर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, साल में 2 बार होता है, उस एग्ज़ाम में डायरेक्ट कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उनके डायरेक्ट स्टेटमेंट्स या डायरेक्ट जो वर्डिक्ट आता है ना, उसका डायरेक्ट सेंटेंस लेके स्टेटमेंट्स यूपीएससी ने बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो कहाँ से डायरेक्ट लिया गया है, कौन से वर्डिक्ट्स, और स्टेट फॉरवर्ड वो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा है। वो थोड़ा सा एक मतलब लंबा प्रोसेस है कि आपको क्वेश्चन दिखाना है, फिर उसकी मैचिंग दिखानी है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे एफर्ट्स लग रहा है, वो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट कभी ना कभी मैं आपको बताऊंगा। बट इस बात पर आप भरोसा रखिए, मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, खासकर सीडीएस में। ठीक है, सिविल सर्विसेज में जनरली ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है, बट हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा होने लगे। तो इसलिए जो भी किसी एक्ट का जिक्र होता है या जो भी किसी कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह आता है, हम लोग उसको इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। भले ही उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल होती है, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से आसान शब्दों में आपको वो चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस अब आने वाले समय में बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो फिलहाल इस आर्टिकल के साथ हम लोग जो आज का सेशन है उसको यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके के टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, आप जिसमें चाहें एनरोल कर सकते हैं। आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर के थ्रू आप लोग अगर ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको
इसकी जो APK लिंक होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि आप वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और हमें आपके फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और तभी हम कुछ नए इनिशिएटिव्स आप लोगों के सामने ला सकते हैं। एंड अदरवाइज़ हम लोग अभी उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं बन पा रहे हैं, सो दैट कि हम आपके लिए कुछ नया इनिशिएटिव कुछ बड़ा कर सकें। बट अगर आप लोग अपना सपोर्ट देंगे तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्लीज़ उनका कमेंट में जवाब ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका मैं शुरुआत में भी जिक्र कर रहा था। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।